हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में ठेले पर हिमालय पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, इसके प्रश्नोत्तर आते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। ये उन्हीं का लिखा हुआ निबंध है, जिसको हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस निबंध में क्या चीज़ें हैं। तो इसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय। आगे देखिए, ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सीलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद हैं। और अगर नई कविता से नाराज हों तो सुललित गीतकार हों तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटे, उतर आओ, ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो। ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई। मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी, वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि ये बर्फ कहीं उनके मन को खरोच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंध के हल्के नीले जल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ, क्योंकि वो बर्फ मैंने भी देखी है। सच तो ये है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वो रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी और जब इसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। वह पतला दुबला मुझी जैसा सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वो, जैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए।
कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस पर थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ रही थी, त्यों-त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्त योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों-ज्यों कौसानी नज़दीक आती गई, त्यों-त्यों आधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है। उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा और जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में ये जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी ये घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू सी शिलाएं, काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों सी लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेशाकता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आँखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर, पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते हैं, वहाँ पर कुछ घंटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर बाद बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर से एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में ये कौन चीज है जो अटल है? ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और जैसा कैसा अजब रंग है इसका, ना सफ़ेद, ना रुपहला, ना हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। ये है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो ये क्या है? और अकस्मात बिजली सा ये विचार मन में कौंधा कि इसी कत्यूर घाटी के पार वह नगाधिराज सम्राट पर्वत हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वो क्या सामने है उसका, एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादल की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ, वो देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात फिर वो लुप्त हो गया। लगा उस बाल शिखर की जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े।
पर उस क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था इतने वीर थे कि कौसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया। आप समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्तों भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही खुलने के हो रहे हैं, आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने बरामदे में बैठे रहे, एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखर की हिम रेखाएं दिखाई दे रही थी। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर ये बता पाता तो वो खरोच, ये पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, ये पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात ये दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है ये हिमराशि, जाने किस आदिम काल से ये शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए इस हिमालय की बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, जल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने ये सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सुने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू करते हुए बहते रहते हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, सिर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी नीली हो गईं, अंधेरा होने लगा। तो हम उठे और मुंह हाथ धोने पर चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका सब कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम सब फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। ये मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। इसी हिमालय को देखकर किस किस ने क्या क्या नहीं लिखा। ये मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जागता। पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सकें। लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी हो रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। बोला, भाई साहब, हम तो वंडर स्ट्रक हैं कि ये भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई कि अकस्मात वो शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम हर पर्सपेक्टिव से हिमालय को देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वो बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग
शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से मैं शीर के बल खड़ा होकर हिमालय देखता हूँ। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ, और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वो उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं, और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तुलसी ने कहा था, कबहू कहो यह रहन रहोगे, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं। नहीं बंधु, आऊँगा मैं फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।